हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति के निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की बात करें तो इसका जो स्वरूप है बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब कई सारे डाइवर्जन है इसका। भाग 4 में लिया गया है। भाग 4 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और इसे लिया कहाँ गया? फ्रॉम आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? फ्रॉम स्पेन से। संविधान में राज्यों को व्यक्ति के प्रति कुछ कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है। ये राज्य को सरकार का निर्देशन है, सकारात्मक, यानी राज्य ये काम करेगा, सकारात्मक निर्देशन है, जिसके द्वारा राज्य जनता की सेवा करता है। कल्याणकारी राज्य वैसा राज्य जो अपने लोगों की सेवा करे उसको कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। इसी को डीपीएसपी में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का मतलब जनता की सेवा करना, अपने लोगों की सेवा करना, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्या भारत राज्य यानी भारत देश कल्याणकारी है? तो इसका आंसर है हाँ। ये भ्रूणावस्था से लेकर पोषण, विकास, शिक्षा और सामाजिक तौर पे सब जगह से ये परिपूर्ण कराता है। और डीपीएसपी ऐसा है जो कि सरकार इसको लागू करेगी ही करेगी। इसके बगैर सरकार आगे चल नहीं पाएगी। ओके, डीपीएसपी का स्वरूप बहुआयामी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। प्रमुख इसके अगर देखें तो प्रभाव क्या क्या पड़ा है, किस किस पे प्रभाव पड़ा है? गांधीवादी का नैतिकता पे प्रभाव पड़ा है, समाजवाद का समानता पे प्रभाव पड़ा है, उदारवाद का स्वतंत्रता पे प्रभाव पड़ा है, और भारत सरकार अधिनियम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे प्रभाव पड़ा है। और डीपीएसपी जो भाग 4 में है, आर्टिकल 43B, ये इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि भाग 3 जो है 19(1)(c) में यूनियन एसोसिएशन के बाद कोऑपरेशन सहकारिता हुआ। ये कोऑपरेशन सहकारिता डीपीएसपी के भाग 4 में आर्टिकल 43B में, जो कि बाद में जोड़ा गया। भाग 9 में अगर देखें, एक्स्ट्रा इसके फैक्ट हैं, नॉलेज है। भाग 9A में देखें तो नगर पालिका है, और इसके ठीक बाद यानी कि भाग 9A के ठीक बाद भाग 9B आता है, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक है। ओके, और ये जो जोड़ा गया था भाग 9B, ये 97 संशोधन 2011 में जोड़ा गया, क्योंकि ये सहकारिता है और सहकारिता को 2011 में जोड़ा गया है आर्टिकल 43B में। सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया है। ओके, तो हमने देखा कि प्रभाव में गांधीवाद नैतिकता को, समाजवाद समानता को, उदारवाद स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। भारत सरकार अधिनियम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1935 का जो अधिनियम था। गांधीवादी की बात करें तो पंचायत आर्टिकल 40 में दिया गया, पंचायत का गठन किया जाएगा। सहकारिता मतलब कुटीर उद्योग टाइप के जो होते हैं, सहकारिता और कुटीर उद्योग आर्टिकल नंबर 43 में कुटीर उद्योग था, उसमें सहकारिता ऐड कर दिया गया। मद्य निषेध आर्टिकल 47, आगे अभी देखेंगे। गौ हत्या पर निषेध आर्टिकल 48, पर्यावरण 48A। समाजवाद की बात देखें तो समाजवाद में कहता है समानता, यानी मजदूर को उचित वेतन आर्टिकल 43। उद्योग में प्रबंधन को मजदूरों की भागीदारी, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, जो कि बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 43A। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में 39 में है, और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि बाद में जोड़ा गया 39A में। उदारवाद की अवधारणा क्या है? तो उदारवाद का स्वरूप है
स्वतंत्रता देना, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45, जो कि आर्टिकल 45 में क्या है, बिलो 6 ईयर है ना, बिलो 6 ईयर्स के जो किड्स होते हैं उनके लिए जैसे आंगनबाड़ी वगैरह होता है ना, आंगनबाड़ी टाइप का, वो छोटे छोटे बच्चों को सरकार का दायित्व है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, आर्टिकल नंबर 50, उदारवाद का कंसेप्ट है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यहाँ पे विधायिका नहीं है, कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, आर्टिकल नंबर 51। अब थोड़ा इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये डिटेल में क्या है कैसे है। यस, आर्टिकल नंबर 36 देखते हैं। राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा क्या होती है, जो हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ा था, यानी कि वही परिभाषा होगी जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में पढ़े थे कि राज्य क्या क्या है। आप लोग को याद आ रहा है राज्य क्या क्या है? राज्य वो सारी संस्थाएं हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि राज्य क्या क्या है। ये रहा राज्य, राज्य क्या क्या है। तो राज्य की परिभाषा में संघ की संसद आती है, संघ की सहकारिता आती है, राज्य की विधानमंडल आती है, राज्य की सरकार आती है, स्थानीय संस्थान आती है, संस्थाएं जितनी होती है, पंचायत है, नगर पालिका इत्यादि है। अगर कोई भी संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करके निर्देश, नीति, रूल, कानून बनाते हैं, वो सब राज्य की परिभाषा में आएगा। समझ रहे हैं? जैसे नवरत्न कंपनियां, उन सभी में जिसमें सरकार की सहभागिता तथा नियम कानून बनाते हैं, वो सब राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। तो ये राज्य है और यही आर्टिकल 36 में इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि वही राज्य, वही परिभाषा होगी जो भाग 3 फंडामेंटल राइट में, राज्य 12 में जो डेफिनेशन दिया गया है। राज्य कानून बनाते समय ध्यान रखेगा, योजनाएं बनाते, राज्य कानून और योजनाएं बनाते समय ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा कि इसके उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके जो भी प्रोसेस होंगे वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। इसका मतलब न्यायालय इसको इन्फोर्सिएबल नहीं कर सकता है, लागू नहीं कर सकता है। शासन में मूलभूत हैं, शासन में मूलभूत हैं, बाध्य नहीं है, जरूरी है लेकिन बाध्य नहीं है। आर्टिकल 38 में कहता है राज्य लोक कल्याणकारी नीति अपनाएगा, राज्य लोक कल्याणकारी नीति अपनाएगा यानी कि वेलफेयर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, और आय सुविधा की अवसर समानता को भी प्रदान करेगा, आय की सुविधा की अवसर समानता को प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 38 में। 37 में है, 37 में इम्पोर्टेंट है कि ये जो DPSP है वो परिवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं किया जाएगा, न्यायालय द्वारा फोर्स नहीं किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 39 में देखते हैं। तो ये ABCD है, स्मॉल ABCD। समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अगर देखें, समान न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता होनी चाहिए। ये आर्टिकल 39 में लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। और निःशुल्क विधिक सहायता 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, आर्टिकल 39 कैपिटल A, ये स्मॉल ABCD है। कैपिटल A का मतलब अलग से जोड़ा गया, यानी कि 42वां संशोधन में जोड़ा गया ना 1976 में। 1976 में 39 कैपिटल A, और इसको हिंदी में बोलेंगे 39 क। ओके। 39B में कहा गया कि सार्वजनिक धन का वितरण इस प्रकार करना है ताकि सभी को सहायता हो सके, यानी कि सार्वजनिक धन का वितरण होना चाहिए, केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए। यस,
अभी 39 में और देखते हैं, 40वां अभी रोकते हैं। 39 में और क्या है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि आजीविका और रोजी रोटी का साधन, रोजी रोटी का साधन, यानी कि आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए में है आजीविका होनी चाहिए, रोजी रोटी का साधन होना चाहिए। सब क्लॉज बी में है संसाधनों को जनहित के प्रयोग में होना चाहिए। सी में बोला है 39 सी में आय संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा, यानी कि राज्य आय संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा। मेल फीमेल यानी कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, इसका ई पार्ट है। और छठवीं बात इसकी क्या है, बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा, बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। तो 39 में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 40 हम सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में कुछ विकट परिस्थिति में लोक सेवाओं का अधिकार होगा, लोक सेवाओं का अधिकार होगा किस पे, काम करने पे, शिक्षा पे अधिकार होगा। कैसे कैसे देखते हैं। विकट परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, अपंगता हो गई, विधवा किसी की मतलब कोई विधवा है, कोई वृद्ध है, कोई बेरोजगार है और अपंगता है, तो ये विशेष प्रकृति है। इस परिस्थिति में लोक सेवा अधिकारी का काम शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ये अपंग, विधवा, वृद्ध, बेरोजगार को काम पाने का अधिकार है इन दशाओं में। ओके, आगे देखते हैं। ये आर्टिकल 41 की बात हो रही थी ना, अब आर्टिकल 42 में बात करते हैं। काम का न्याय संगत दशा, यानी काम करने का जो सिचुएशन है वो न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि मानवोचित होना चाहिए, मानवोचित दशाओं में से परिपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, मजदूरी करने गया है, तो आप उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि भारी भारी सामान उठाओ, ऐसे नहीं कर सकते ना। ये बोलते हैं मानवोचित दशा, कि जो जितना सक्षम है उसके अनुसार काम। और प्रसूति सहायता तो हम सबको याद है, प्रसूति सहायता जो कि आर्टिकल 42 में ही है। मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता 26 सप्ताह होता है, यानी लगभग 6.5 महीने तक की बात होती है। प्रसूति सहायता के लिए छुट्टी मिलती है हर चीज़ में। ओके, 43 में अगर देखें तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कुटीर उद्योग का विकास करें। इसमें 43 को जोड़ा गया, बाद में 42वां संशोधन 1976 में मजदूरों की भागीदारी में प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी आर्टिकल नंबर 43 क में है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक। आर्टिकल नंबर 44 तो समान सिविल संहिता है, यानी कि एक समान नागरिक संहिता, जैसे गोवा में है, उत्तराखंड ने भी इसका बिल पास कर दिया है। ठीक। आर्टिकल अगर 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा एवं पोषण दोनों होना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी में सरकार पोषण आहार डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पहले 6 से 14 वर्ष के लिए था, मतलब इसी में पहले आर्टिकल 45 में पहले था 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा, जबकि इसको हटा के आर्टिकल नंबर 21A में डाल दिया गया, जो कि फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक, जबकि ये DPS में था, और यही इसको ड्यूटी बना दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी कब बनाया गया आई थिंक 2002 में 86वां संशोधन बनाया गया। अभी हम इसको आगे कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। तो 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और पोषण की बात कही है। और 46 की बात करें, 40 नंबर 6, 46 में क्या है कि SC ST बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 46 में SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक लाभ, यानी शैक्षणिक एवं आर्थिक लाभ प्लस में सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखते हुए राज्य सब कुछ करेगा। आर्टिकल 47 में है पोषण आहार
जीवन स्तर को बढ़ाना एवं स्वास्थ्य, जीवन स्तर को सुधारना, ऊपर उठाना, पोषण आहार को ऊपर उठाना एवं स्वास्थ्य की गारंटी देना। ये सब राज्य का काम है। राज्य अगर ये सब ना करे तो अगली बार सरकार बनाने के लिए लोग इसको वोट ही नहीं देंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पे बाउंडेड है, ये करेगी ही करेगी। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 47 में लिखा पोषण आहार जीवन स्तर को बढ़ाना और बढ़ाने का स्वास्थ्य, ये हमने देख लिया। तथा मादक पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। ये आर्टिकल नंबर 47 की ही बात हो रही है, यानी कि मादक पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। जबकि आप लोग सब जानते हैं खूब धज्जियाँ उड़ाई जाती है आर्टिकल नंबर 47 की। 48 में लिखा है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। इसमें एक चीज़ दे दिया गया है कि दुधारू जीव जंतुओं को सुरक्षा करेगा, विशेषकर गाय का वध का निषेध करेगा। अब यहाँ पे एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 48 में सांप्रदायिकता की झलक दिखती है। सांप्रदायिकता मतलब यहाँ पे जो गाय का नाम ले लिया गया है, बाकी जीव जंतु भी तो हैं, तो स्पेशली जो गाय है जबकि हिंदू धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है, तो इसलिए इसमें सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। ठीक, ओके, आगे देखते हैं 48A में क्या है, जो कि 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और ये पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा, पहाड़ पर्वत झील नदी इत्यादि की सुरक्षा करना, ये राज्य का काम है कि इसका संरक्षण करे, उसको बचाव करे, आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 49 में देखें कि राष्ट्रीय स्तर के महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण करें। जो भी राष्ट्रीय अक्षर के हैं, जितने सारे संरक्षण हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो पुरानी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसका संरक्षण करेगा। 49 में ये कर्तव्य के जैसे मतलब जो मौलिक अधिकार देखेंगे उसमें भी मेंशन है इसका। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, पृथक्करण करता है। ठीक, आर्टिकल 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से अमेंडमेंट हैं। तो 42वां अमेंडमेंट 1976 जोड़ा गया है। क्या क्या? 39A निःशुल्क विधिक सहायता, 43A प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, और 43B में भी जोड़ा गया था, यहाँ पे 43B यानी कि ख पार्ट में जोड़ा गया, राज्य की सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा, जो कि 97 संशोधन 2011 में किया गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक और है यहाँ लिख देते हैं 43 ख भी जोड़ा गया, जिसमें 97 संशोधन 2011 में कहा गया, क्या कहा गया कि राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। सहकारी संस्थाओं का विकास, सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा राज्य। ठीक है, और 48A जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। विचारों की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड क्या क्या विचार है। के एम पडिक्कर का विचार है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है, जो डीपीएसपी है, कथन अबाउट डीपीएसपी यानी कि क्या लिख रहा हूँ, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के एम पडिक्कर बोलते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। समाजवाद यानी समानता आर्थिक क्षेत्र में,
डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। और जेनिंग्स बोलते हैं कि फेबियन समाजवाद की स्थापना है। फेबियन समाजवाद मतलब संसद के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और जेनिंग्स ये भी बोलते हैं कि पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षाएं हैं इसमें। ग्रेनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। केटी शाह का कथन है यह एक ऐसा चेक है जिसको सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यानी कि मतलब राज्य के पास जैसे जैसे समृद्धि होती रहेगी, उनका खजाना बढ़ता रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू करते रहेंगे। आगे हमने 1951 में देखा है कि चंपकई दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में विवाद हो तो फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार में अगर कोई विवाद हो जाए तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद में देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है और डीपीएसपी क्या है, वो अंतर देख लेते हैं। ये फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय है, यानी कि इनफोर्सिएबल है। इसका मतलब कोर्ट इसको लागू कराएगी, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध है और व्यक्ति के पक्ष में है। और ये डीपीएसपी फोर्सिएबल नहीं है, इनफोर्सिएबल नहीं है, ये बाध्य नहीं है। राज्य का मन होगा तो ये लागू करेगी, अन्यथा नहीं। इसमें राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है फंडामेंटल राइट, जबकि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। क्या करता है? आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। फंडामेंटल राइट 20 और 21 आर्टिकल नंबर 20 को और 21 को छोड़कर सभी को समाप्त किया जा सकता है, जबकि इमरजेंसी वगैरह की बात आएगी तो उससे पहले थोड़ी, मतलब ऐसी स्थितियां आ जाए जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल राइट को रोकना पड़े, तो किसको छोड़ के? 21वां और 20वां इसको छोड़ के। जबकि डीपीएसपी कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इनफोर्सिएबल है ये। ओके, अब यहाँ पे कुछ अलग से टॉपिक है। क्या है ये? भाग 4 के इतर यानी के अलावा नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में नहीं है लेकिन फिर भी ये नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि राज्यों को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि ये करना है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है? राज्य को कहा जाता है सकारात्मक रूप से कि ये करना है। आर्टिकल नंबर 335 यानी 335 में कहा गया, जब राज्य SC/ST को नौकरियों में आरक्षण देगा तो ध्यान रहे कि प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ओके, प्रशासनिक दक्षता का एक्सप्लेन संविधान में नहीं है, बट अकॉर्डिंगली प्रशासनिक दक्षता पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े जब ये SC/ST को नौकरियों में आरक्षण देगा। ओके, आर्टिकल 350 क यानी 350 क में जोड़ा गया राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ये आर्टिकल 350 क में है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 351 में क्या है? राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा। राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा। आप लोग जानते ही हैं हिंदी को विकास करने के लिए 1965 में इंग्लिश के लिए वो हो गया था कि इंग्लिश को बंद किया जाएगा, जबकि इस कंडीशन में साउथ में बहुत ही हंगामा होने लगा, जिसकी वजह से इसको अभी भी कंटिन्यू रखा गया है कि इंग्लिश कंटिन्यू रहेगा, जबकि 65 में बंद होना था लेकिन बंद नहीं हुआ। साउदर्न लिख देते हैं, साउदर्न में इसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि साउथ वाले इंग्लिश को
और प्लस में अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं। आगे देखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य। हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो शुरू में 10 था, एक बाद में जोड़ा गया और ये मूल संविधान में नहीं था। ये अपरिवर्तनीय है, ये भी मतलब फोर्सेबल नहीं है कि संविधान इसको न्यायालय के द्वारा लागू किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गैर न्यायिक मतलब न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है। फ्रॉम यूएसएसआर से लिया गया है और 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया इसको। भाग 4A में है, भाग 4 क में है, आर्टिकल 51 क में है, आर्टिकल 51 क में है। 1976 में सोड सिंह समिति के द्वारा, यानी कि सोड सिंह समिति की सिफारिश हुई थी, उसी में ये जोड़ा गया था। मूल संविधान में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मूल संविधान में 10 था ना, जब जोड़ा गया, जब ये 1976 में 42वां संशोधन में जोड़ा गया तब 10 था। 11 यहाँ पे मूल शब्द नहीं होना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि अभिभावकों को फोर्स करता है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, पढ़ाई लिखाई का माहौल तैयार करें। यस, संविधान की बात करें तो संविधान का पालन, इसमें 11 हैं और 11 में क्या क्या है उस 11 को देख लेते हैं फटाफट। पहला है संविधान का पालन करना, यानी संविधान के आदर्शों को, संस्थाओं को मानना, पालन करना। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं है, क्वेश्चन में राष्ट्रीय गीत करके आ जाएगा, जो कि नहीं है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय ध्वज है। स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करना, स्वतंत्रता के आदर्शों को हृदय में संजो के रखना। न्याय की, अहिंसा की, प्रेम की, भाईचारा की आदर्श। स्वतंत्रता के आदर्श मतलब न्याय, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा बना के रखना। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ओके, ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर क्या है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथे नंबर पे देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर बुलाए, यानी देश के बुलावा पे तैयार रहेंगे हम सब, ठीक है। पांचवा है समान भ्रातृत्व की भावना, यानी कि समरसता, हार्मनी होनी चाहिए हम सब में आपस में। तो समान भ्रातृत्व की भावना को हार्मनी को रखना, और वो प्रथा त्याग देंगे जो स्त्री के गरिमा के विरुद्ध हो, वो सभी प्रथाएं वगैरह त्याग देंगे जो स्त्री के सम्मान के, गरिमा के प्रति विरुद्ध हो। ये 5वां नंबर पे है। छठे नंबर पे संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, यानी कि कंपोजिट कल्चर को समझें, गंगा जमुनी तहजीब को समझें, बनाए रखें और इसका परिरक्षण भी करें। आपस में समरसता होनी चाहिए, आपस में संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को भी समझें। 7वें नंबर पे पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीव की रक्षा करें, और 48A में है कि प्राणी मात्र का वही वन्य जीव की सुरक्षा करें, प्राणी मात्र की रक्षा करें। 8वें नंबर पे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ें। 9वां में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, सामूहिक संपत्तियों की सुरक्षा करें। सॉरी नहीं दिख रहा था। 8वें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, 9वें नंबर पर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, सामूहिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वें नंबर पे व्यक्ति और सामूहिक प्रयास से, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करें, उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें, अग्रसर रहें, आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, व्यक्तिगत तौर पे भी आगे बढ़ें, सामूहिक तौर पे भी आगे बढ़ें। और 11वां जो जोड़ा गया 86वें संशोधन 2002 में
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें अभिभावक का दायित्व बना दिया गया। और इसको जो शिक्षा का अवसर है हम सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 21A में चला गया है और ये फंडामेंटल राइट बन गया है। तो अभिभावक के लिए कब निर्देश दिया गया कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, जिसमें अभिभावक अपने 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 बच्चों को स्कूल भेजें और पढ़ाई लिखाई का माहौल तैयार करें। तो ये है हमारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। तो आज हमने कवर किया मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की सरकार, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार वगैरह वगैरह अब आ जाएगी फिर। तो इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हमने क्या किया? ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।